न्याय और सुरक्षा, प्रोडक्शन, वर्क, उत्पाद, क्रिया और एक्सचेंज स्टोरेज। तो जिसमें कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी 5 डायमेंशन में आता है कि जब तक एजुकेशन नहीं है यानी राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक आप इसमें अपनी भूमिका नहीं अदा कर पाएंगे, क्योंकि आपको हारमोनी, जब तक आप फैमिली में हारमोनी नहीं क्रिएशन कर पाएंगे, और फैमिली में जब हारमोनी रहेगी तभी आप शिक्षा, अपने राइट अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हुए आप समाज में अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। समाज में आपकी एक अलग इमेज होगी, और उस इमेज के थ्रू आप समाज में सोशलिस्ट वर्क या जो भी सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है बेसिकली आपका टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट 4 लेवल ऑफ लिविंग। लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप इन सभी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। राइट लिविंग, दिस इज द कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। तो राइट यहाँ पे बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आपको, आपका जो जीना है यानी राइट अंडरस्टैंडिंग सबको जीना है, और जो हार्मनी के सभी लेवल्स हैं उनको फुलफिल करना है। चाहे आप हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन हो, आपका बॉडी और सेल्फ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका इम्प्रूव होना चाहिए। जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, न्याय और सुरक्षा, और किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को संग्रह करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारी नेसेसरी हो हमें केवल उतना ही संग्रह करना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के पास जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल हो पाए। क्योंकि अगर आपको लिमिट ही नहीं पता होगा तो आप ज़्यादातर चीज़ों को संग्रह करने में लगेंगे, और लाइफ का मेजर पॉइंट क्या कह सकते हो, मेजर जो एक दौड़ होती है, सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ये संग्रह करे या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, तो उन पैसे से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों वस्तुओं को उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लिमिट पता होगी तो आप अननेसेसरी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे, और जब अननेसेसरी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे तो अपने गोल की तरफ आगे प्रोग्रेसिव हो पाएंगे। जब आपको लिमिट पता होगी तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग पूरी साइकिल क्लियर होगी, और आपको ये पता होगा कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कब प्रोड्यूस करना चाहिए, और कितना आपकी लिमिटेशंस है। इन सभी चीज़ों को आप देख पाएंगे, क्योंकि एक साइकिलिंग होती है, जैसे फूड चेन साइकिल होती है, उस फूड चेन साइकिल में सभी की इंपॉर्टेंस होती है, और उस फूड चेन में अगर कोई भी एलिमेंट जो होता है वो चला जाता है या उस साइकिल से हट जाएगा तो पूरी साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्लांट्स, सॉइल, वाटर, सॉइल, एयर, वाटर एंड ईटीसी किस तरह से एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करते हैं, और प्लांट्स, एनिमल, बर्ड जो होते हैं वो प्लांट्स से किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से इन सभी चीज़ों का आपस में एक दूसरे का रोल है। और चाहे आप इनको डायरेक्टली वे में देखिए चाहे इनडायरेक्टली वे में देखिए, तो सभी चीज़ें जो होती है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और बाकी अपने बायोलॉजी सेक्शंस में अध्ययन किया हुआ है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे भी निर्भर है, और जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना हमारे ज़रूरी है लिविंग के लिए, प्लांट्स होना, और उनके बीच में जो परस्पर कोऑर्डिनेशन है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारी साइकिल जो है पूरी पूरी कह सकते हो कि साइकिल पूरी गड़बड़ हो जाएगी, और हम लोग का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हमें ये भूमिका समझनी होगी कि हमारे जीवन में प्लांट्स की क्या भूमिका है, सॉइल, एयर, वाटर, ईटीसी, एनिमल, बर्ड्स। तो इन सभी का जब आप परस्पर अध्ययन करेंगे, और इन सभी के बारे में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वे में आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से ये आपस में जुड़ी हुई हैं, और कितनी क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम किस तरह से इनकी यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनका यूटिलाइजेशन हमारी लाइफ में क्या पड़ता है, इनके ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा हम लोग इस साइकिल में चीज़ों को देखते हैं, जिसे हम लोग फूड साइकिल्स, और इफेक्टिव या एक दूसरे पर डिपेंडेबल साइकिल भी है ये, जिसमें कि हम नेचर हमसे किस तरह से जुड़ा है, और हम नेचर पर कितना डिपेंडेबल है, इसकी भूमिका को हम समझ सकते हैं। क्योंकि अगर नेचर के साथ हम सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइफ में।
तो इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है और आप लोग प्रॉफिट के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हमें राइट यूटिलाइजेशन रखना होगा अपने प्रोडक्ट्स का, कि हमें किसकी नीड है, कितनी नीड्स है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट्स की नीड्स मान लीजिए, अगर आपके घर में 4 कमरे, अब 4 घर में, अब ये चारों के चारों घरों में एक एक टेलीविज़न सेट हो, एक एक फ्रिज हो, एसी हो, तो आप ये सोचें, आप ये देखेंगे, अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो एक घर में अगर एक टीवी है, और अगर व्यक्ति जो होता है वो, उसके घर में 4 रूम है तो 4 टीवी ले रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा हाई हो जा रहा है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई जा रहा है यानी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो उस हिसाब से पूरी सप्लाई भी इफेक्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो अगर आपको लिमिटेशन है कि हाँ, अगर एक टीवी या दो, एक टीवी से या 2 टीवी से काम चल रहा है, तो लोगों को उस पर जाना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी बाई करके वो पूरा जो एक एक्सचेंज, और कह सकते हो कि एक्सचेंज और स्टोरेज की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में भी, और सभी लोगों को गाइड भी करना चाहिए कि वो चीज़ों का अननेसेसरी यूज़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह ना करें, जिससे कि सभी को सही क्वांटिटी में और कह सकते हैं सही प्राइस में वो वस्तु मिल जाए। अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने लगेंगे, तो उसकी कॉस्ट, या आप कह सकते हो कि कॉस्ट और प्राइस में भी, कॉस्ट और जो उसका स्टोरेज है, इसलिए वस्तुओं को महंगी करी जाती है, जिससे कि लोग उसको थोड़ा सा कम पाए, यानी बैलेंस पूरा करना एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कि इकोनॉमिक्स में आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और सही से समझ सकते हैं। तो आगे राइटर ये कह रहा है कि वी कैन नाउ सी हाउ दीज 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी आर एबल टू इंश्योर द ह्यूमन गोल। तो अगर जब से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की ओर, तो तब से अगर आपने अपने सेल्फ में इन सब चीज़ों को अगर अध्ययन किया होगा, तो और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि ध्यान लगा के अगर सोचेंगे, तो आपने क्या सोसाइटी के लिए क्या काम किए हैं, सोसाइटी में आपकी क्या योग्यता है, या कह सकते हो कि आपकी क्या इमेज है, और किस तरह से आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको काफ़ी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो we can see how these 5 dimensions to humanistic society are able to ensure the human goals. Education for right living leads to right understanding. तो पहली प्रायोरिटी किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, या सोसाइटी में सभी लोग एजुकेशन या राइट लिविंग लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। Having the process of education and the right living leads to right understanding in the individual level पर। तो ये हमारी फर्स्ट नीड है कि आज हमारे पास एजुकेशन हो। तो अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, तो हम लोग राइट लिविंग के साथ नहीं जी पाएंगे। राइट लिविंग दैट मीन्स हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ का विकास ही नहीं हो पाएगा। जब सही समझ का विकास नहीं हो पाएगा, तो हम आगे की चीज़ें नहीं सही कर पाएंगे। तो हमें अपने लेवल पर और सोसाइटी लेवल पे भी सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, और एजुकेशन के माध्यम से हम लोग उनके अंदर सही समझ का विकास हो पाएगा। सही समझ का विकास होने पर ही सोसाइटी में चीज़ों का अच्छे से, या कह सकते हो कि सोसाइटी हमारी शिक्षित होगी, तो वो आगे हम लोग सभी तरह की चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे और उनमें हार्मनी बना पाएंगे। हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। और कहते हैं कि अगर बॉडी और सेल्फ के बीच का कोऑर्डिनेशन सही है, यानी अगर आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं और हेल्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो भी आपको लगता है कि हाँ, इन सब तत्वों को खाकर या इन सब तत्वों से हमारे शरीर को इफेक्ट होगा, हमारे शरीर बीमार पड़ेगा, तो आप उन तत्वों को छोड़ देते हैं, तो आप अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रख पाते हैं। और फिट एंड फाइन का मतलब है आपका शरीर जो है आपका, वो काफ़ी हेल्दी है, अच्छा है। तो जब आपका शरीर हेल्दी है, तो आप अपने गोल की तरफ भी काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेसिव हो पाएंगे और काफ़ी एनर्जेटिक होकर आप अपने वर्क को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका
हेल्थ ही इशू है और आपका हेल्थ इशू आपके हार्मोनी में या आप किसी भी वर्क में जो भी आप वर्क करते हैं उसमें आपको इफेक्ट डालता है, तो आप परस्पर अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम हमारा स्वास्थ्य या हमारे संयम रखने की जो क्षमता है, यानी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, उसको हम लोग बनाए रखें और अपने शरीर को फिट और फाइन रखने की हम लोग कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये हमारे सेल्फ के अंदर होती है एबिलिटी, और जो कि हमें, अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि हाँ, अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे जैसे पिज़्ज़ा बर्गर या कोई ऐसी चीज़ें हम लोग सेवन करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, तो आपका सेल्फ उस तरफ जागरूक होना चाहिए। आपका सेल्फ को पता है कि हाँ, ये सब चीज़ें खाने पे हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको आपके अंदर कंट्रोल की भावना होनी चाहिए, यानी आपको कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी हेल्थ इफेक्ट करेगी और लगातार फिर आप दिक्कत में आएंगे, क्योंकि आप हार्मोनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और अपने आप को कभी भी एनर्जेटिक या हार्मोनी क्रिएट करके आप अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। Having the problem for health and Sanyam leads to well-being of the body and identifications of need for physical facilities, which along with the protection ensure feelings of prosperity in the family. तो समृद्ध होना सभी लोग चाहते हैं, जैसे आपकी फैमिली चाहती है कि आप समृद्ध रहे, वैसे सभी लोग चाहते हैं कि वो भी समृद्ध रहे, सभी उनके पास परस्पर चीज़ें हों, सुख सुविधाएं हो, जिससे वो अपना वो जीवन निर्वाह उनका अच्छा व्यतीत हो। जस्टिस प्रिजर्वेशन लीड्स टू fearless and coexistence respectfully, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इंश्योरिंग जस्टिस इन रिलेशनशिप या म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इक्विटी लीड्स टू fearless इन सोसाइटी, while सुरक्षा of the nature via enrichment, protection and right utilization leads to coexistence in nature. That is, protection work leads to prosperity and coexistence. Protection and work are physical facilities. This leads to feeling of prosperity in the family, and protection is done the harmony with the nature leads, hence this also leads to coexistence with nature। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कशन इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर रिलेशनशिप है की बात करें तो रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है उसकी भूमिका क्या है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, इनकी जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और जब किसी कह सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप तभी क्रिएट हो सकता है जब आपस में म्यूचुअल फुलफिलमेंट, तभी हो सकता है जब आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो। और जब ट्रस्ट आपके अंदर आएगा उस व्यक्ति के प्रति और उस व्यक्ति का आपके प्रति आपका ट्रस्ट आएगा, तो आप फियरलेस का अनुभव करेंगे। और फियरलेस इन द सेंस आप आपका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट, यानी आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति जो होता है ये हमारे हमारे डेवलपमेंट के लिए ये हमारी मदद कर रहा है, तो आपका उस पर प्रति ट्रस्ट रहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपका अनयूज या कह सकते हो कि आपको गलत राह दिखा रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो सोसाइटी में भी, और कह सकते हो कि अगर सही वातावरण है, सही चीज़ें हैं, तो सही ग्रोथ हो पाएगी। प्रोडक्शन एंड वर्क आर द फिजिकल फैसिलिटीज की बात की तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कि करंट सिनारियो, व्हाट आर द स्टेट टुडे, जो राइटर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि लेट अस ऑब्जर्व आवर प्रोग्राम टुडे इन दीज 5 डायमेंशंस एंड एवल्यूएट वेदर दे आर लीडिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल। क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर पढ़ने का जो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव जैसे कि हमने यहाँ पिछले चैप्टर में बात की थी कि हमारा जो टारगेट है वो हार्मनी इन द सोसाइटी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की ओर। तो ये हमारा क्या गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो राइटर यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन कर रहा है कि पहले आप फैमिली, जो इससे पहले चैप्टर में जो डिस्कशन किया था कि आप फैमिली में किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, फैमिली में रिलेशनशिप, ट्रस्ट और सभी तरह के जो भाव फीलिंग्स हैं वो आप अपने अंदर किस तरह से देखते हैं। जब आपने फैमिली के अंदर सभी तरह की फीलिंग्स और इन सब चीज़ों को स्टडी आउट किया, तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा कि हाँ, जैसे कि छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जिस तरह से अपने मम्मी पापा और भाई बहन और धीमे धीमे वो एक फैमिली में सभी लोग को समझता है, उनके रिलेशनशिप को समझता है और फिर धीमे धीमे वो सोसाइटी में
ही चीज़ों को जानता है और अपनी भूमिका को भी समझता है। उसी प्रकार सोसाइटी में भी, क्योंकि सोसाइटी एक फैमिली से नहीं बनती, सोसाइटी फैमिली से एक फैमिली से दो फैमिली से तीन फैमिली और उस तरह से एक पूरा एक ऑर्डर होता है और लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिली मिलके हमारे सोसाइटी का निर्माण करता है। तो अब सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं और इस सोसाइटी में हर व्यक्ति का अपनी एक राइट अंडरस्टैंडिंग होती है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड, यानी उसको उसकी जो कैपेबिलिटी है ट्रस्ट करने की या आप कह सकते हो रिस्पेक्ट करने की, वो अलग अलग है। जैसे अगर आपकी कैपेबिलिटी की बात कीजिए तो आपकी कैपेबिलिटी आपको ही पता है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्या सिचुएशंस में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, क्या आप किस तरह से भाव अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अदर पर्सन के अंदर भी वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग तो एक कह सकते हो कि एक प्रॉस्पेरस होने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है स्पेंड कर पा रहे हैं। स्पेंड उसी में आपका चला जा रहा है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है, हमें वो चीज़ हासिल करनी है। हम उसी तरह से उसी में उलझे हुए हैं। जब हम अपने में ही उलझे हुए हैं तो हम अपनी फैमिली को परस्पर क्या ध्यान दे पा रहे हैं, परस्पर हम चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम परस्पर अपने फैमिली में ही समय नहीं दे पा रहे, अपने फैमिली में रिलेशनशिप को नहीं सुधार पा रहे, तो हम सोसाइटी लेवल पर चीज़ों को तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि सोसाइटी भी आपको ऑब्जर्व करती है, सोसाइटी भी आपको आपके अंदर के कह सकते हो कि सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है, आपको पहचानने की कोशिश करती है कि आपका रोल क्या है और आप किस तरह से समाज की भूमिका में या समाज के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी वो ऑब्जर्व करती हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली में ही सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, सही समझ ली, फैमिली ऑर्डर बना लिया आपने, प्रॉपर रिलेशनशिप है, एक दूसरे पर ट्रस्ट है, सभी कह सकते हैं सभी जो फीलिंग्स हैं और उनका सही से आप अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और सभी तरह के जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप फिर एक कदम आगे निकल के सोसाइटी में भी आप चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और आप भी उस कह सकते हो कि आपके अंदर वो इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप सोसाइटी में भी उन सब चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं और या कह सकते हो कि अ, सही मार्गदर्शन भी आप कर पाएंगे। तो राइटर इसलिए कह रहा है कि हार्मनी इन द सोसाइटी फॉर्म फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की तरह आप, क्योंकि जब आपका परिवार खुशहाल होगा, आपकी सोसाइटी खुशहाल होगी, तो आपका देश खुशहाल होगा। तो इसीलिए इसे बोला गया फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। तो आपको अपने अंदर की कह सकते हो कि कैपेबिलिटी है उसको जज करना होगा, देखना होगा कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। So what is our state today जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे, लेट अस ऑब्जर्व दैट आवर प्रोग्राम टुडे इज द 5 डायमेंशंस, एजुकेशन फॉर राइट लिविंग, हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन, उसके बाद बात करें थे जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन और इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन वर्क, क्योंकि हमारा सेल्फ इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश लगातार करता रहता है और वो चाहता है कि वो चीज़ों का संग्रह करे, जो उसको मनी की अगर रिक्वायरमेंट तो मनी चाहता है और उसको जो नेसेसरी चीज़ नेचर से चाहिए तो वो नेचर से नेसेसरी चीज़ों को चाहता है, क्योंकि वो एक साइकिल में इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग फूड साइकिल या लाइक लाइफ साइकिल होती है जिसमें उनका एक योगदान है, जैसे प्लांट का योगदान है, सॉइल और वाटर, इन सब का योगदान है, उसी तरह से एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब का भी योगदान है। तो सभी नेचर के साथ जो है किस तरह से एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को राइटर भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। साइक्लिक एक्स साइक्लिक, व्हाट इज द नेचर वाइल नेचर्स प्रोसेस ऑल द साइक्लिक, यानी क्लोज एंडेड our process are acyclic या open ended, जैसे कि बायोलॉजी में पढ़ा है। if the nature functions in a such a way that all the resources are continuously renewed and replenished like water, manure in the soil etc, man process deplete them. For example के लिए when we burn a coal, it is a non renewable resource and we never again produce the coal we are burning today. That is the what we means when we say open ended. This is the true for all fossil fuels. तो ये सब चीज़ें आपने बायोलॉजी में और
इन सब चीज़ों का अध्ययन किया है कि क्या चीज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, किस तरह से हमें उनका सीमित उपयोग करना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव किस तरह से ढूंढने चाहिए। एक्सचेंज एंड स्टोरेज में हम लोगों ने किस तरह से बताया था कि इससे आदान प्रदान वस्तुओं का करना और किस तरह से चीज़ों को लिमिटेशन में यूज़ करना, क्या हमारी लिमिटेशन इनको। तो दैट इज ये हमने समझा था कि हार्मोनी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो अब आप अपने को यानी अपनी कैपेबिलिटी के अगर आपकी बात करें तो आप ये देख पाएंगे कि आप फैमिली में हार्मोनी जो आपने क्रिएशन किया या जो भी आपने अंदर ट्रस्ट विश्वास और जो भी फीलिंग्स है उसको लेकर आप सोसाइटी में किस लेवल पर चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी आपका जो फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर का जो गोल है, यानी for human order having understand the comprehensive human goals, we are able to be in harmony not only with human beings but also the rest of nature। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मनुष्य में ही हार्मोनी क्रिएशन हो पा रहा है लेकिन मनुष्य से हम लोग नेचर में चीज़ों को नहीं देख पा रहे। यानी नेचर के साथ हम लोग का जो लगाव है या उसकी नेचर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे। हमें नेचर के साथ भी फुलफिल होके यानी कह सकते हैं कि हार्मोनी बना के अपने लाइफ को आगे प्रोसीड करना है, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। वी आर एबल टू सी दैट वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन द नेचर एंड इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप। वर्किंग ऑन द 5 डायमेंशंस जिसमें हमने बात की थी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, वी आर एबल टू वर्क फॉर एन ऑर्डरली लिविंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी whose foundation unit is the family and the final destination is the world family। ये चीज़ तभी हो सकती है जब हम हार्मोनी यानी हार्मोनी केवल ना ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग बट रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी इन सब चीज़ों को देखें। वी आर एबल टू सी व्हाट वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन द नेचर एंड इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन देयर रिलेशनशिप। चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी से हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप हम लोग का है। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है तो हमें उनकी भूमिका को समझना चाहिए और उनसे भी हमारी हार्मोनी बनाए रखनी चाहिए। वर्किंग ऑन द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल ऑफ द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, वी आर एबल टू वर्क फॉर एन ऑर्डरली लिविंग of the human society whose foundation unit is the family and the final destination is the world family। तो कह सकते हैं कि जो मेन पिलर है हमारा वो राइट अंडरस्टैंडिंग यानी एजुकेशन ही है। अगर एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी तो हम उन सब चीज़ों को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। यानी राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें और सब चीज़ों को मैनेज करना है और सब चीज़ों को समझना है और जो ये गोल है इस गोल की तरफ बढ़ते चलना है, हार्मनी फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की तरफ। एजुकेशन इज द मेन पिलर क्योंकि तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने सेल्फ से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसके अंदर की फीलिंग्स को समझ पाएगा और वन फैमिली टू अनदर फैमिली या वन मैन टू अनदर मैन, इसी तरह से हम नेचर के साथ और सभी जो भी हमारे यूनिवर्स में चीज़ें हैं सभी को हम मैंने या मिल उनके साथ हार्मोनी क्रिएशन कर पाएंगे। दस अ नंबर ऑफ फैमिली यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ विलेज एंड नंबर ऑफ विलेज इंटीग्रेट्स टू लार्ज क्लस्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक किस तरह से सोसाइटी में निर्माण होता है सोसाइटी का, किस तरह से एक फैमिली से दो फैमिली और दो फैमिली से मिलकर इस तरह से सोसाइटी का क्रिएशन होता है। और सोसाइटी में जो कह सकते हो कि जो उसकी उपलब्धियां हैं वो फैमिली ऑर्डर पर डिपेंड करती है कि फैमिली में वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ के लोगों का आचरण किस तरह से और वो लोग किस तरह से अपना योगदान देते हैं सोसाइटी के लिए और तब जाके वो एक अच्छा या इसको प्रॉपर क्रिएशन बन पाता है। Expanding in the sequence, finally, a universal human order on this planet. Living in this order, we are able to plan for the need for physical facility, the availability of natural resource, and the role of human beings is ensuring the needs at the level of planet. We are able to work for
inculcation of universally acceptable human values through education plan system to ensure justice for all human beings, make policies for the well-being of all. तो अनडिवाइडेड सोसाइटी, हमारा जो अखंड समाज, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बींग्स, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, फीलिंग्स टू बीइंग रिलेटेड टू every unit including human beings and other entities of nature। तो हमें इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से परस्पर संबंध है सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का, ह्यूमन से ह्यूमन का, ह्यूमन से नेचर से, ह्यूमन के एनिमल से, सभी का जो इन्फ्लुएंस है एक दूसरे से, ये हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें इनको, यानी इनके जो एक प्रॉपर रिलेशनशिप है वो बना के रखना चाहिए। फीलिंग्स ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। तो ये कह सकते हैं एक प्रयास है। इस प्रयास में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हार्मोनी, हम लोग फैमिली ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली की ऑर्डर की ओर बढ़ सकें। तो ओवरऑल समरी की अगर बात करते हैं तो सोसाइटी इज आवर थर्ड लेवल ऑफ लिविंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू इन रिलेशनशिप हेल्प अस टू एक्सटेंड आवर हार्मोनियस लिविंग with people in the society, and their comprehensive goal, that is right understanding in every individual, prosperity in every family, fearless, that is trust in the society, and coexistence in the nature. These are the four important points. Lack of understanding of harmony has led astray all our programs, and we are not able to work for the fulfillment of comprehensive human goal today. These are the main 5 dimensions of society: education, right living, health, self-regulation, justice, preservation, protection, work, exchange, and storage. And education is to understand harmony at all 4 levels of existence. Right living is the commitment and preparedness to live in the harmony at all levels. तो सेल्फ रेगुलेशन जो हमारा संयम है, हमारा स्वास्थ्य, न्याय, तो दीज आर द रिव्यू क्वेश्चंस और इसको आप लोग डिस्कस करिएगा।